हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। सभी परीक्षा की दृष्टि से आज का ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान समय में प्रति माह वेतन मिलता है 5 लाख रुपए और इस पर टैक्स लगता है। कुछ दिन पहले ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था कि भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन याद रखिए भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का जो मूल वेतन होता है, जो कि वर्तमान समय में 5 लाख रुपये है, इस पर टैक्स लगता है। लेकिन वेतन के अलावा जो भत्ता मिलता है अलाउंस, जो कि कभी कभार वेतन से भी अधिक होता है, भत्ता पर टैक्स नहीं लगता है। इसी को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो मूल वेतन होता है उस पर टैक्स लगता है और जो भत्ता होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा और ये संघ का प्रमुख होगा। यानी भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, जो कि भारत के तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी होता है। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है, इस बात को भी याद रखिए। भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से, यानी कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उसी में से भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। अभी आपने नाम सुना है संचित निधि का। संचित निधि ये कौन सा निधि है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार को जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और सरकार द्वारा जो उधार लिया जाता है, ये सारे पैसे जिस फंड्स में जमा किए जाते हैं उन्हें संचित निधि कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति को संचित निधि से ही सैलरी दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद प्रति माह कितना पेंशन मिलता है? सैलरी का 50%। वर्तमान में सैलरी है 5 लाख रुपए, तो इसका 50% 2.5 लाख रुपए होगा। यानी भारत के राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद 2.5 लाख रुपए का पेंशन प्राप्त करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो सैलरी का 50% यानी 2 लाख रुपए का पेंशन प्राप्त होगा। इस बात को याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है यह राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति की तरह। रिटायर होने के बाद सैलरी का 50% इन्हें पेंशन प्राप्त होगा, यानी 2 लाख रुपए प्रति माह। निम्न में से किसका वेतन भारत की संचित निधि से प्रदान नहीं की जाती? तो ये है राज्य का राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल को राज्य के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, उच्चतम न्यायालय के जज और भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन सभी को भारत की संचित निधि से सैलरी दी जाती है। वहीं राज्य के राज्यपाल को राज्य के संचित निधि से सैलरी दी जाती है। वहीं राज्यपाल अगर रिटायर हो जाता है तो इसे जो पेंशन दिया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किया गया है? तो ये है राष्ट्रपति की उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951। इसी अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में किस अधिनियम के तहत वेतन का प्रावधान है? तो ये है संसद अधिकारी की सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953। इसी अधिनियम के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्रदान किया जाता है। इन्हीं अधिनियम में समय समय पर संशोधन करके इनकी सैलरी बढ़ाई भी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है?
तो भारत के प्रधानमंत्री को वर्तमान समय में वेतन मिलता है 1,60,000 रुपये। संसद सदस्य के रूप में इन्हें ये वेतन मिलता है। भत्ता अलग से और प्रधानमंत्री पद के लिए भत्ता अलग होता है, तो ये सभी भत्ते अलग से मिलते हैं। सैलरी मिलती है 1,60,000 रुपये संसद सदस्य के रूप में। कुछ और बातें याद रखिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम करता है, इसलिए कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है या फिर प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसे भी नोट करिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 106 भाग 5 और अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है, ठीक है। वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी सैलरी कितनी है? 1,00,000 रुपये, भत्ता अलग से। लोकसभा के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार लोकसभा सदस्यों का जो सैलरी है प्रतिमाह 1,00,000 रुपये है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हें भी सेम वेतन मिलता है लोकसभा सदस्यों के बराबर, यानी 1,00,000 रुपये। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वैसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। लेकिन राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का प्रेसिडेंट। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों के शासन का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो भारतीय राज्यों के जो गवर्नर होते हैं उनकी सैलरी होती है 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह। राज्य की संचित निधि से इन्हें ये सैलरी दी जाती है। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो ये है 25 साल, ठीक है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। अब यहाँ पे सभी की आयु बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य या राज्यों का विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। वहीं संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, और राज्यों में विधान परिषद होता है, वो विधानमंडल का उच्च सदन होता है। तो राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि किसी भी अपराधी को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसे राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 72 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह भारत के मुख्य न्यायाधीश को, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे प्रतिमाह 2,80,000 रुपये का वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपये। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसका कार्यकाल कितने साल का होता है?
तो देखिए 65 साल की आयु तक ये पद पर बना रहेगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल इस तरह का ये कार्यकाल नहीं होता है। अगर कोई भारत का मुख्य न्यायाधीश बन गया तो 65 साल की आयु तक उस पद पर वो बना रहेगा। ठीक है, तो इसकी सैलरी होती है 2,80,000 रुपये प्रति माह। राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर 2.5 लाख रुपये प्रति माह। वहीं राज्य के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000 रुपये प्रति माह। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्यों का हाई कोर्ट होगा, वहीं आर्टिकल 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में जिक्र अनुच्छेद 214 में और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र जो है आर्टिकल 124 में किया गया है। राज्य हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल होता है 62 साल की आयु तक। यानी कोई व्यक्ति राज्य का एक बार मुख्य न्यायाधीश बन गया, 62 साल की एज तक वो मुख्य न्यायाधीश बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल और राज्य हाई कोर्ट के लिए 62 साल आयु निर्धारित है मुख्य न्यायाधीश के लिए, इस बात को याद रखना है। राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते किस निधि से प्रदान किए जाते हैं? तो ये है भारत की संचित निधि। इन्हें भारत की संचित निधि से सैलरी दी जाती है। निम्न में से किसे प्रति माह 2.5 लाख रुपए का वेतन प्राप्त होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सैलरी जो है 2.5 लाख रुपए मिलती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी सैलरी इतनी ही है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी सैलरी 2.5 लाख रुपए है। यानी उपरयुक्त सभी इन सभी की सैलरी प्रति माह 2.5 लाख रुपए है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के सदस्य करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी ए और बी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 हैं। ये पहले 545 हुआ करता था, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन से नियुक्त होते थे राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन देखिए 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होता था इसे खत्म कर दिया गया। यानी वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 530 सीटों पर राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेशों से। निम्न में से किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये है 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना जो है अनिवार्य किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो देखिए सिंधी भाषा को 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग डैश में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद भारत के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। तो ये है भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारत के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया?
तो ये है 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किस विदेशी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह प्राप्त हुई है? तो ये है नेपाली भाषा। ठीक है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये है 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कोई और होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है लोकसभा का नेतृत्व कौन होता है, यानी लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछता कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, वहीं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में विरोधी दल का नेता बनने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%, यानी 1/10 भाग। ठीक है, लोकसभा में विरोधी दल का नेता बनने के लिए, यानी विपक्ष का नेता बनने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग, यानी 10% सदस्य जो है अपने पार्टी के पास होना चाहिए। यानी वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है और विपक्ष का नेता बनने के लिए 54.3 सीट, यानी 55 सीट होना चाहिए। अगर किसी पार्टी के नेता को या फिर किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना है, उसकी पार्टी के पास कम से कम 55 सीट होनी चाहिए, तो वो विपक्ष का नेता बन जाएगा। और 2014 के बाद से ही अभी तक कोई भी विपक्ष में नेता नहीं है, याद रखिए। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती हैं? यानी लोकसभा में अगर कोई विपक्ष का नेता है तो उसे किसके समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री के जैसा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये है भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के बारे में जिक्र संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल वह व्यक्ति होता है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2022 के अनुसार भारतीय अधिकारियों को बताए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से सालाना कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं? तो ये है 10 लाख रुपए। देखिए, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2022 के अनुसार भारतीय अधिकारी बिना बताए विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से सालाना 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया था, यानी भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है इसे किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्होंने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं? भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई हैं।
निम्न में से किस देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है? तो ये है भारत। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी बातें जो हैं विदेश के संविधान से ली गई हैं, जैसे कि अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, साउथ अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन जो किया जाता है वो प्रावधान। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम पर। उसी क्रांति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो पूछा जाता है कि ये तीनों शब्द जो हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। और ये तीनों शब्द जो हैं फ्रांस के आदर्श वाक्य भी हैं, याद रखिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, जो हम लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग, भारत का जो संविधान है प्रस्तावना में यहीं से शुरुआत की जाती है। तो बताइए कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 14 से 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे, याद रखिए। और 11वां और अंतिम सत्र आयोजित किया गया 24 से 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा को कुल कितने सत्र आयोजित करने पड़े थे? अभी मैंने आप सभी को बताया कि भारतीय संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। 24 जनवरी 1950 को निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई? 24 जनवरी 1950 को निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, सही है। राष्ट्रगान को अपनाया गया, जन गण मन अधिनायक जय है को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये सभी घटनाएं हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भी लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। याद रखिए, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना जो है रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1935 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने लगभग 10 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था, यानी देखा था, पढ़ा था, लिखा था। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के समय। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया था? भारतीय संविधान पर किस दिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने।
भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ किस शैली में लिखा है? इटैलिक शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान को किसके द्वारा लिखा गया हाथों से? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, और इन्होंने इटैलिक शैली का इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रकाशन कहाँ पर किया गया? देहरादून में। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान का प्रकाशन किया गया था देहरादून में। भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों ने सजाया था। शांति निकेतन जो आश्रम है, उस आश्रम के कलाकारों ने सजाया था। ये जो आप भारतीय संविधान की प्रति देख रहे हैं, इसके किनारे किनारे ये जो डिज़ाइन किया गया है, ये शांति निकेतन के कलाकारों ने डिज़ाइन किया है। देखिए, शांति निकेतन की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1862 में। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही 1862 में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारतीय संसद की लाइब्रेरी में डैश से भरे केस में रखा गया है। हीलियम से भरे केस में रखा गया है। आप देख सकते हैं, ये भारतीय संविधान की दोनों मूल प्रतियां हैं, हिंदी और अंग्रेजी वाली। इन्हें कहाँ पर रखा गया है? तो भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे एक केस में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत का जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है कैग के पास होती है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का सलाहकार होता है, ये होता है एडवोकेट जनरल, जिसे हिंदी में महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, वहीं कानूनी विषयों पर केंद्र सरकार को कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। याद रखिए। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, यानी महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? आर्टिकल 165, याद रखिए। वहीं जो भारत का महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 76 में जिक्र मिलता है, इस बात को याद रखिए। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 और महान्यायवादी आर्टिकल 76। निम्न में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य विधानमंडल के सदनों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। सेम ऐसा ही है भारत का महान्यायवादी, संसद में बोल सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये है प्राक्कलन समिति। बहुत सारी समितियां हैं संसद की, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति इत्यादि। इसमें सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का गठन सर्वप्रथम किया गया था 1950 में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। याद रखिए, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। ठीक है, 15 और 7। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कुल कितने हो गए? कुल 22 सदस्य। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? किस भाग में? तो ये है भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और संघीय न्यायपालिका कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान अनुच्छेद
यानी आर्टिकल 124 में किया गया है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? किसके लिए? प्राक्कलन समिति के लिए, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी के लिए। संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 30 और 15, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति में कुल 45 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त प्रवर समिति यानी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, तो इसमें भी लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 45 होती है। देखिए, तो ये है संयुक्त प्रवर समिति। वहीं क्वेश्चन पूछे कि केवल प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होता है? तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का इंटरप्रेटर और प्रोटेक्टर होता है, यानी व्याख्याकार और संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। वहीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, अगर किसी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उन जजों में जो सबसे वरिष्ठ जज होता है उन्हें अगला भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। संसद में महाभियोग का सामना करने वाले उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस रामास्वामी, ठीक है। संसद में महाभियोग का सामना करने वाले उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जस्टिस रामास्वामी। भारत में किस संवैधानिक पद पर आज तक किसी महिला की नियुक्ति नहीं हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, पहली महिला थी, जिनका नाम फातिमा बीबी था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री पद पर महिला बन चुकी हैं। प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वी.एस. रामा देवी। लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाती है, उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, ठीक है। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 साल की आयु, जो भी पहले हो। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। वैसे ये विधानसभा का सत्रवासान कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा का सत्र बुला सकता है कभी भी, लेकिन विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार किसे है? विधानसभा के अध्यक्ष को। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
की जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 161 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, सहारक और प्राणदाता कौन होता है? तो ये होता है राज्य का मुख्यमंत्री। जो मंत्री परिषद होता है उसका निर्माता, सहारक, प्राणदाता और मंत्री परिषद का प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी 2 सदन वाले विधानमंडल, जैसे कि एक विधान परिषद और विधानसभा। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं। इन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, यानी विधान परिषद है और विधानसभा है। विधान परिषद जो है विधानमंडल का उच्च सदन होता है, वहीं विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो ये है ओडिशा। ठीक है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में भी है। ओडिशा में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, केवल विधानसभा है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के कितना होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1/3। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल में जो विधान परिषद सदस्य होते हैं, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होना जरूरी है, 1/3 भाग होना जरूरी है। यानी मान के चलते हैं कि किसी राज्य में विधानसभा के 90 सदस्य हैं और उस राज्य में अगर विधान परिषद भी है तो 1/3 सदस्य यानी 30 सदस्य कंपलसरी है विधान परिषद में। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, कम से कम पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 40। किसी राज्य में अगर विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। ठीक है, निम्न में से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो ये है विधान परिषद। ठीक है, विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद, इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। वहीं संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, याद रखिएगा, राज्यसभा को ना ही भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं यानी रिटायर होते हैं? तो 1/3 भाग, 1/3 सदस्य जो हैं हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। सेम हाल राज्यसभा का भी है। पूछा जाता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं? तो 1/3 भाग सदस्य। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 भाग सदस्य। यहाँ पे विधानसभा से कंफ्यूज नहीं होना है। विधायक जो लोग होते हैं, विधायक नाम सुनते होंगे, MLA, वो सभी विधानसभा के सदस्य होते हैं। और जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है तो यहाँ पे हम उन विधान परिषद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विधानसभा विधान परिषद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं यानी नॉमिनेट किए जाते हैं? 1/6 भाग सदस्य। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे। तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्य जो हैं विधान परिषद में होंगे और 1/6 भाग जो है राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा,
इसलिए संख्या इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? 1/12 भाग। ठीक है, याद रखिए, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अब यहाँ पे बात चल रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो राज्य विधानसभा का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है आर्टिकल 170। भारत के किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीट की संख्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या 403 है। लोकसभा के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या है 80, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। विधान परिषद सीट की संख्या है 100। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट की संख्या 31 है। और सभी सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, वहीं सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम में विधानसभा सीट की संख्या 32 है। भारत के किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए, भारत के किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि सिक्किम में तो मात्र 32 सदस्य हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य संख्या और आकार में छोटे हैं, उन राज्यों में जो विधानसभा सीट हैं वो कम हो सकता है। जैसे कि वर्तमान समय में गोवा राज्य में विधानसभा सीट की संख्या 40 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है। मिजोरम में विधानसभा सीट की संख्या 40 है। वहीं पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर विधानसभा सीट की संख्या 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, सबको याद रखिए। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम में 32। भारत में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। सीटों की संख्या है 30। ठीक है, भारत में सबसे कम लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? 3 राज्य ऐसे हैं, उन राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो होते हैं इन्हें आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के बैठक का आयोजन किया जाता है, उसकी अध्यक्षता केंद्र में गृह मंत्री द्वारा की जाती है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? सही उत्तर होगा 1956। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में 1956 में प्रावधान किया गया था। और क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी याद रखिए, भारत में वर्तमान समय में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के तहत भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, 28 मई 1990 को। ठीक है, 28 मई 1990 को सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है,
तो भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है साल में कम से कम 3 बार होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। ठीक है, और भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। याद रखिएगा, के.सी. नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सलाह देता है? तो ये है वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग सलाह देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ये देखिए, भारत की प्रमुख सेवाएं हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और देखिए, एक आयोग ऐसा था जो कि इन तीनों सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश भी की थी। ये आयोग था राजमन्नार आयोग। एक्चुअल में 1969 में क्या हुआ था कि तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच जो तनाव चल रहा था, संबंध में मुश्किलें आ रही थी, उसी समय तमिलनाडु की सरकार ने 1969 में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वीपी राजमन्नार। ठीक है, तो इस समिति को राजमन्नार आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी आयोग ने सिफारिश की थी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो पद हैं इन्हें समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा इस आयोग ने आर्टिकल 356, आर्टिकल 357 और आर्टिकल 365 को भी समाप्त करने की सिफारिश की थी। वैसे इन दोनों सिफारिशों को भारत सरकार नहीं मानी थी, याद रखिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना अनिवार्य होता है? मतदान के दिन से 48 घंटा पहले। ठीक है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो राज्य के विधानमंडल को है। ठीक है, किसी भाषा को किसी राज्य की राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। अब चलिए, आप सभी के लिए एक क्विज है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आज का ये सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।